Hello everyone, welcome to Pharmazona. I am गौरव शर्मा. आज हम बात करेंगे वेंडर क्वालिफिकेशन. वेंडर क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी और इसका महत्व क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, किस तरीके से वेंडर को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका ऑडिट कैसे किया जाता है एज पर दी गाइडलाइंस. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि हम सबको पता है कि आउटपुट क्वालिटी जो होती है वो इनपुट क्वालिटी पे डिपेंड करती है. इसका मतलब ये है कि अगर हमारा इनपुट मटेरियल अच्छा होगा तो आउटपुट मटेरियल भी अच्छा होगा. वेंडर क्वालिफिकेशन की क्या कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है? यस, वेंडर क्वालिफिकेशन के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है. ICH Q7 गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है that manufacturer of intermediate and API should have a system for evaluating the suppliers of critical material. हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिससे हम क्रिटिकल मटेरियल के सप्लायर्स को इवेल्युएट कर सकें, और मटेरियल जो परचेज होना चाहिए वो एग्रीड स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे होना चाहिए और ये क्वालिटी यूनिट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए. इन सारी चीज़ों की आवश्यकता क्या है, हमें क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि जो हमारे मटेरियल की क्वालिटी आ रही है उसमें कंसिस्टेंसी हो, और इसको करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. वेंडर का आइडेंटिफिकेशन करना है, उनका इवेल्युएशन करना है और उनका क्वालिफिकेशन करना है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जो आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये सब एक प्रोसीजर के थ्रू गवर्न होना चाहिए जिसको हम SOP बोलते हैं, और इस SOP पे उन सारे लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो वेंडर क्वालिफिकेशन करते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेंडर. वेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो चीज़ें मेंशन की हुई है मैंने यहाँ पे, ये चीज़ एप्लीकेबल होती है. जैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस. अगर वेंडर ऑलरेडी मटेरियल सप्लाई कर रहा है और एक और मटेरियल उसको सप्लाई करना है उसी साइड से, तो हम ये देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है वेंडर. वेंडर की प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है. कोई नया वेंडर है तो उसमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स उसके पास हैं या नहीं है. रेगुलेटरी अप्रूवल है तो किसके हैं? भाई FDA ने अप्रूव किया है, MHRA ने अप्रूव किया है, TGA ने किया है और एनी अदर रेगुलेटरी एजेंसीज. टाइमली सप्लाई का परफॉर्मेंस उसका कैसा है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, बिजनेस की प्रैक्टिसेस उसकी कैसी हैं, कमिटमेंट लेवल क्या है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो वेंडर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इन चीज़ों पे सबसे पहले प्राइमरली हमें ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ मटेरियल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि कैटेगरी ऑफ मटेरियल क्या है. मीन्स क्रिटिकल है या नॉन क्रिटिकल है. क्रिटिकल मटेरियल वो होते हैं जो एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिलीज पे डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, और नॉन क्रिटिकल मटेरियल वो होते हैं जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करते. और ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसीजन R&D में होता है एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और ये इंफॉर्मेशन साइट को प्रोवाइड की जाती है थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा क्रिटिकल मटेरियल के लिए. जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. अगर हम ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं जहां फॉर्मुलेशन यूनिट है तो उसमें API जो होता है वो क्रिटिकल मटेरियल होता है, इसलिए कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर. कुछ एक्सिपिएंट्स भी क्रिटिकल होते हैं जो कि पैरेंटल या इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं. अगर हमारा API प्लांट है तो उसमें की स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वो क्रिटिकल मटेरियल की कैटेगरी में आता है. प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल ये भी क्रिटिकल है क्योंकि इसके ऊपर हमारे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ डिपेंड करती है, राइट. उसी तरीके से कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो API में हम यूज करते हैं. अगर कैटालिटिक प्रॉपर्टी बराबर नहीं है तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल है. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ड्रग प्रोडक्ट के लिए, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए क्रिटिकल पॉइंट. अब हम बताते हैं नॉन क्रिटिकल क्या है. नॉन क्रिटिकल जैसे स्टार्च है, टाल्क है, एक्सिपिएंट जो कि डोसेज फॉर्म में यूज होते हैं. कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं जो कि एज ए रिएक्शन मीडियम यूज किए जाते हैं API मैन्युफैक्चरिंग या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, सो दोज कंसीडर्ड एज ए नॉन क्रिटिकल मटेरियल. कुछ एक रिएजेंट्स होते हैं और सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल, टर्शरी पैकेजिंग मटेरियल इज कंसीडर्ड एज ए नॉन क्रिटिकल मटेरियल. तो यहाँ हमने ये बताने की कोशिश की है कि आप कैसे कैटेगराइज करोगे क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल मटेरियल, और किसके बेसिस पे कैटेगराइज करोगे, और ये किस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप रिफर करोगे. नेक्स्ट इज द न्यू वेंडर एडिशन. अगर आपको नया वेंडर ऐड करना है अपने एग्जिस्टिंग वेंडर लिस्ट में तो उसके दो तरीके होते हैं, और इन दोनों तरीकों में आपको चेंज कंट्रोल प्रोसीजर फॉलो करना ही करना है. ये पहला तरीका ये है कि आपका नया प्रोडक्ट R&D से ट्रांसफर हो रहा है और उनमें कुछ नए मटेरियल्स हैं जिनके लिए आपको वेंडर को क्वालिफाई करना है. दूसरा ये है कि आपके पास ऑलरेडी वेंडर है और उनको रिप्लेस करना है किसी और वेंडर से या ऐड करना है. इन दोनों केस में आपको चेंज कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा चेंज कंट्रोल प्रोसीजर. अब वेंडर क्वालिफिकेशन जो क्रिटिकल मटेरियल के लिए होते हैं वो बेसिकली R&D के थ्रू ही आता है. क्यों? क्योंकि R&D ने ही हमें बताया है कि ये क्रिटिकल मटेरियल है, और दोबारा जब हम नए वेंडर को ऐड करते हैं तो R&D इसका असेसमेंट करता है. ओके,
और उस असेसमेंट करने के लिए उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वेंडर सप्लाई से। वो इंफॉर्मेशन है लाइक पार्टिकल साइज, इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहा है, उसके स्पेसिफिकेशन से मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है, उसका स्टेबिलिटी डेटा क्या है, वेंडर से सैंपल्स भी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी चाहिए। इसके बेसिस पे R&D एक्सपेरिमेंट्स करता है और डिसाइड करता है कि जो नया वेंडर हम ऐड करने जा रहे हैं उनकी क्वालिटी बराबर है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस फ्लो। प्रोसेस फ्लो टू अंडरस्टैंड द वेंडर क्वालिफिकेशन। यहाँ हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे वेंडर क्वालिफिकेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेंडर, उसके बाद हमने बताया कि असेसमेंट क्वेश्चनर होगा, COA होगा और सैंपल आएगा, और उसके बाद R&D उसको एनालिसिस करेगा और ट्रायल लेगा, एंड असेसमेंट क्वेश्चनेयर और रिजल्ट के बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। अगर वो क्राइटेरिया को मीट करता है देन विल प्रोसीड, अगर नहीं मीट करता है तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप विल बी वेंडर ऑडिट। वेंडर ऑडिट के टाइम पे अगर साइट एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर वहाँ कोई ऐसे कंसर्न्स मिलते हैं लाइक क्रॉस कंटामिनेशन इश्यूज, लाइक डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज एंड एनी क्रिटिकल क्वालिटी इश्यूज, देन साइट विल बी रिजेक्टेड। If everything is all right, then site will be accepted. Then we'll go for the commercial supply of material, and we'll take the batches, 1 batch or 3 batch, or sometimes it is a process validation batch, means 3 batches, और हम उसको stability पे जांच करते हैं। अगर initial results and everything is all right and meeting our criteria, then vendor will be considered as a approved vendor. If not, it will be rejected. If it is considered as a approved vendor, then हम अपने approved vendor list में उसको add करते हैं, ताकि जब next supply आए तो उस टाइम हम देख सकें कि ये सप्लाई जो आ रही है ये अप्रूव्ड सोर्स से आ रही है। द नेक्स्ट इज द क्वालिटी एग्रीमेंट। वेंडर अप्रूवल के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी एग्रीमेंट हो, जिससे कि सप्लाई जो आ रही है वो कंसिस्टेंट तरीके से आए, वेंडर कुछ चेंज ना करे जो हमने एग्री किया है आज के लिए। और क्वालिटी एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिनमें दोनों पार्टीज के एक्सपेक्टेशंस डिफाइन किए जाते हैं और उसमें रिस्पांसिबिलिटीज एंड कॉन्टैक्ट डिटेल भी मेंशन होती है। क्वालिटी एग्रीमेंट सभी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स के लिए होती है। क्वालिटी एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, जिसमें QA के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और दूसरे फंक्शंस को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड अदर्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी एग्रीमेंट का टेम्पलेट क्या होगा, ये एक SOP का पार्ट होना चाहिए, जो कि कॉर्पोरेट की SOP या साइट की SOP होनी चाहिए, जिसमें डिफाइन होगा क्या क्या कंटेंट्स होंगे हमारे क्वालिटी एग्रीमेंट। क्वालिटी एग्रीमेंट अप्रूव होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द कमर्शियल सप्लाईज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरा ये रिकमेंडेशन है कि लीगल डिपार्टमेंट जो होता है उसका ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है क्वालिटी एग्रीमेंट, और इसमें एक इफेक्टिव डेट होनी चाहिए कि ये इफेक्टिव कब से है और इनकी वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी के बेसिस पे दोबारा से रिन्यू किया जाता है क्वालिटी एग्रीमेंट्स को। अब नॉन क्रिटिकल मटेरियल के बारे में अगर हम देखें तो उसमें जो प्रोसेस होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेंडर, देन इनिशियल क्वेश्चनियर, असेसमेंट क्वेश्चनियर, इस सभी के लिए भेजा जाता है, and then certificate of analysis and sample. If it is not meeting the criteria, it will be rejected. If meeting the criteria, then we will have a commercial supplies and vendor will be considered as approved and it will be included into approved vendor list. Now the re-audit. Re-audit हम किस बेसिस पे करेंगे वेंडर को? एक तो हमने इनिशियल ऑडिट किया है to evaluate the GMP and site suitability, उसके बेसिस पे हमने अप्रूव किया है। उसके बाद री-ऑडिट की एक क्राइटेरिया होती है 3 ईयर 4 ईयर, वो SOP में डिफाइन किया जाता है और इस क्राइटेरिया को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी रिस्क असेसमेंट। और रिस्क असेसमेंट हमें कैसे करना है वो भी SOP का पार्ट होना चाहिए कि बेस्ड ऑन द पास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस ऑफ द वेंडर, दैट हाउ मेनी सप्लाईज ही हैज डन, व्हाट वाज द क्वालिटी आउटकम, एंड इससे जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज में भी कोई इंपैक्ट नहीं है, तो उसके बेसिस पे 3 साल की जगह हम इस वेंडर को एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज री ऑडिट हम किस कंडीशन में करेंगे? एक तो पीरियोडिक री ऑडिट हो गया, एक अगर हमारे रिपीट फेलियर्स आ रहे हैं या रेगुलेटरी के कंसर्न्स हैं कुछ इस साइट पे, या कंप्लायंस वेरिफिकेशन जो पिछली ऑडिट हमने की थी उसमें कुछ पॉइंट्स हमें वेरीफाई करने हैं कि इम्प्लीमेंटेड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस केस में हम री ऑडिट करते हैं। रीक्वालिफिकेशन कब करेंगे वेंडर को? किन क्राइटेरिया में करेंगे रीक्वालिफिकेशन? अगर मटेरियल जो सप्लाई हो रहा है वो आउट ऑफ ट्रेंड जा रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसने कोई चेंज किया है, या लोकेशन चेंज किया है, या सप्लाईज बहुत सालों के बाद हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। हमने क्वालिफाई किया 3 साल पहले, हमें सप्लाई करनी है, तो सप्लाई स्टार्ट करने के पहले हमें रीक्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड दिस शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द SOP। एक रिड्यूस टेस्टिंग के बारे में ये कहा जाता है कि रिड्यूस टेस्टिंग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यस, इट इज एक्सेप्टेबल एंड हम बिल्कुल कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी वेंडर परफॉर्मेंस। वो कैसे हम इवेलुएट करेंगे? पास्ट फ्यू ईयर डेटा एंड क्वालिटी पैरामीटर्स, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेंडर इज रिलायबल एंड दे आर प्रोवाइडिंग दी प्रोडक्ट्स ऑफ गुड क्वालिटी, तो हम रिड्यूस टेस्टिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं विच इज एक्सेप्टेबल।
और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कंट्रीज में हमें पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है रेगुलेटरी एजेंसीज को. सो वी हैव ए प्रोसीजर एंड वी कैन इम्प्लीमेंट इट. देन वेंडर असेसमेंट क्वेश्चनर जो हम वेंडर को भेजेंगे क्वालिफिकेशन से पहले, उनमें क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए. अगर आपको बनाना है ये असेसमेंट क्वेश्चनर तो उसमें वेंडर इन्फॉर्मेशंस, वेंडर का नाम, मटेरियल नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल आप डालेंगे, उसमें लिखेंगे. देन जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइट एंड द मेजर सिस्टम्स एट द साइट. देन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी सिस्टम्स, उनका ट्रेनिंग, मेडिकल चेकअप, वैलिडेशन मास्टर प्लान, फैसिलिटी डिजाइन, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो आपको लगती है हम इसमें डाल सकते हैं. देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं उनका प्रोसेस फ्लो क्या है, उसमें इन प्रोसेस कंट्रोल्स क्या है, स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीजर, स्टेबिलिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं वेंडर से. इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे देन उसका इवैल्यूएशन एंड फाइनल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. इसके साथ हम उनसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं अगर आपको रिव्यू करना है, साइट मास्टर फाइल, वैलिडेशन मास्टर प्लान, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. अब जब आप वेंडर ऑडिट के लिए जाते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और आप वेंडर ऑडिट कैसे करेंगे और कौन कौन सी चेकलिस्ट आपको पहले से बना के रखनी चाहिए. वेंडर ऑडिट के लिए जब आप जाते हैं तो नॉर्मली साइट टूर होता है जिसमें कि आप साइट पे जाके विजिट करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल हमने रिसीव कहाँ किया, उसकी सैम्पलिंग, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, फिर प्रोडक्शन एरिया में जाके आप देखते हैं प्रोडक्ट्स बनते कहाँ हैं, किस तरीके से गाउनिंग प्रोसीजर्स फॉलो होता है. देन HVAC सिस्टम, वाटर सिस्टम, QC लैब, स्टेबिलिटी चैम्बर एंड ऑल यूटिलिटीज यू आर हैविंग ए वॉक थ्रू. प्लांट राउंड के टाइम पे आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे ये एसेस करने के लिए कि उनको नॉलेज है या नहीं है अपने काम को करने के लिए, उनको अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है. दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द वेंडर ऑडिट. फिर आप डॉक्यूमेंट रिव्यू करेंगे कि जो SOP में चीज़ें लिखी हुई हैं वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं हैं, और कोई इसमें डेटा इंटीग्रिटी का तो इशू नहीं है एंड कोई नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं. फिर आप ऑडिट क्लोजर में अपने ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे और फाइनली आप कंक्लूड करेंगे बेस्ड ऑन योर ऑडिट की साइट को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए. अगर आप साइट को एक्सेप्ट करते हैं तो कमर्शियल सप्लाई स्टार्ट होगी. अगर आप साइट को होल्ड करते हैं देन कमर्शियल सप्लाई विल नॉट स्टार्ट. वेंडर ऑडिट के टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स उनसे ले सकते हैं जैसे कि कुछ SOPs अपने रिकॉर्ड के लिए या ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेबिलिटी डेटा, व्हाटएवर यू रिक्वायर यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. हमने क्या सीखा इस ट्रेनिंग मॉड्यूल से रिलेटेड टू द वेंडर क्वालिफिकेशन? हमने ये सीखा कि वेंडर क्वालिफिकेशन का पर्पस क्या है, वेंडर को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैटेगरी ऑफ मटेरियल, और ये कौन बताता है, इट इज कमिंग फ्रॉम द R&D, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल कैटेगरी है, उनके एग्जांपल्स भी हमने देखे. नए वेंडर को ऐड करना है चेंज कंट्रोल के थ्रू, और वेंडर क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं, क्रिटिकल मटेरियल और नॉन क्रिटिकल मटेरियल, उनके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं. क्वालिटी एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें कंटेंट्स क्या होते हैं और ये कमर्शियल सप्लाई के पहले होना चाहिए. वेंडर री ऑडिट, वेंडर री क्वालिफिकेशन और रिड्यूस टेस्टिंग किस किस कंडीशन में हम करते हैं उसके बारे में भी हमने बताया आपको. वेंडर असेसमेंट क्वेश्चनर में क्या कंटेंट होना चाहिए और वेंडर ऑडिट प्लान और चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हमने इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में डिस्कस की. इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होना चाहिए. अगर रिकॉर्ड नहीं है तो हमने नहीं किया है. दिस इज द बेसिक